बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने इससे पहले डिटेल से डिस्कस किया क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इसके स्केल फैक्टर क्या होता है जिसमें H1 H2 H3 होता है, ये सारा कुछ इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो है वो है इसकी एक्सरसाइजेस, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्केल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जांपल आ जाए तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट वन एग्जाम्पल है, फाइंड द स्केल फैक्टर, आर्क लेंथ एंड जैकोबियन इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब आपने कर्विलिनियर से कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जाना है। तो सबसे पहले हमने इसका स्केल फैक्टर फाइंड करना है। तो स्केल फैक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास स्केल फैक्टर क्या होते थे, H1 H2 H3 आपके पास स्केल फैक्टर होते थे, जिसमें आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 का मैग्नीट्यूड आपके पास H1, पार्शियल आर बाय पार्शियल U2 H2 एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल U3 आपके पास H3 होता है। ये हो गया आपके पास स्केल फैक्टर। इसके अलावा आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है जो कि आपके पास यहाँ पे होगी ds का स्क्वायर। एंड देन द लास्ट वन इज आपने जैकोबियन में इसकी कन्वर्जन करनी है। सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन में इफ r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट p इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपके पास r कोई किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन वेक्टर है, उनके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये 3D एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ ड्रा कर लेते हैं, और ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और यहाँ पर आपके पास इसका एक ओरिजिन के अलॉन्ग एक पोजीशन वेक्टर जा रहा है जो कि जिसको हम p का नाम दे रहे हैं, और r जो है उस पोजीशन वेक्टर का पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे उसके जो वैल्यू है वो r है। ठीक हो गया। अब हमने इसके स्केल फैक्टर्स फाइंड करने हैं। स्केल फैक्टर्स किस तरह से फाइंड करेंगे? स्केल फैक्टर्स आपने याद रखना है, H1 H2 H3 क्या होता है, पार्शियल आर पर पार्शियल U1। उसके बाद ये करने के बाद आपने क्या करना है, स्केल फैक्टर के तो हमने लिख लिया कि ये होते हैं, स्केल फैक्टर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेकिन हमारे पास E1 E2 E3, क्योंकि हम कर्विलिनियर में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो E1 E2 E3 होते हैं, उनका भी हमारे पास हमने फार्मूला रीड आउट किया था कि पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 और इनके नीचे उन पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 का ही मैग्नीट्यूड, जो कि बेसिकली यहाँ भी H1 लिखा हुआ है। आप ये लिखें या H1 लिखें एक ही बात है। देन E2 E3 ये चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हमारे पास क्या कह रहा है, असल में हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मूव करना है कर्विलिनियर से। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास सबसे पहले रेक्टेंगुलर में जब मूव करेंगे तो ये जो मैंने प्लेन बनाया, ये 3D स्पेस बनाई है, जो है 3D स्पेस है, जिसमें मेरे पास ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, और ये आपके पास z एक्सिस हो सकता है। आप कहीं भी अब कुछ भी कहीं नेम आगे पीछे हो सकते हैं, यहाँ पे लाजमी नहीं है कि यहाँ z या z यहाँ भी आ सकता है। अब आपने क्या करना है, नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट p इन अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन। अब आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन में जो r के पॉइंट्स आएंगे वो एक्स आई वाई जे यूनिट वेक्टर, जेड के यूनिट वेक्टर आएगा। अब हमने क्या करना है, कर्विलिनियर से कार्टेशियन में जाना है। तो कर्विलिनियर में हमारे पास पॉइंट थे U1 U2 U3 से हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है एक्स वाई जेड में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास R तो गिवन आ चुका है, हमने H1 H2 H3 फाइंड करना है। और H1 किस तरह से निकलता है, पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 से। इसका मतलब है कि R का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू U1। इसका मतलब R का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू U2। तो हमारे पास R तो आ चुका है, ये हमारे पास R था एक्स आई वाई जे जेड के। तो जब हम R का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू U1 तो यहाँ पे आपके पास U1 क्या है, यहाँ पे आपके पास x है। तो R का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल R बाय पार्शियल x क्या आ जाएगा, x तो 1 हो जाएगा और आपके पास सिर्फ आई हेड बाकी बचेगा और बाकी की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। सिमिलरली पार्शियल R बाय पार्शियल U2 फाइंड करेंगे और U2 हमारे पास यहाँ पे y है, और हमारे पास जो पार्शियल R बाय पार्शियल y आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, j हेड आ जाएगा। एंड पार्शियल R बाय पार्शियल z फाइंड करेंगे इसी तरह से, वो आपके पास k हेड आ जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद इसको नहीं हो रहा, चलें ऐसे नेक्स्ट चलते हैं।
इसके बाद करने के सारा कुछ हमने फाइंड कर लिया। अब हम इजीली इसके अंदर से H1 फाइंड कर सकते हैं। सिंपल हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड इट्स मीन कि आपके पास आई यूनिट वेक्टर के साथ जो भी वैल्यू पड़ी है आपने उसका स्क्वायर रूट लेना है और उसका जो जितनी भी वैल्यूज पड़ी है। अब इसके साथ आई के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, इट्स मीन के 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आएगा और इसका पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स 1 आ जाएगा। देन पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड मैग्नीट्यूड ले लेंगे। हमारे पास H1 H2 H3 1 1 1 आ गया। अभी हमने क्या चीज़ फाइंड कर लिया है, स्केल फैक्टर्स फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ किस तरह से फाइंड करेंगे? आर्क लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला था ds का स्क्वायर इक्वल टू dr डॉट dr। तो उससे पहले स्केल फैक्टर्स हमने फाइंड किए H1 H2 H3। अब यहाँ से हम E1 E2 E3 भी फाइंड कर सकते हैं। पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 मतलब कि पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स का क्या आंसर आया था हमारे पास आई हेड और H1 क्या आया 1। तो हमारे पास E1 क्या आ गया आई हेड, E2 क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर आया था जे हेड और इसका 1। तो जे हेड E2 जे हेड और E3 आपके पास के हेड आ जाएगा। तो हमारे पास E1 E2 E3 की यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज लिखी हैं जो कि हमारे पास यूनिट वेक्टर्स भी आ चुके हैं। यूनिट वेक्टर्स क्योंकि हमें आर्क लेंथ में ज़रूरत पड़ेगी इसलिए जैकोबियन में भी हो सकती है। देन डी एस का स्क्वायर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी आर डॉट डी आर। किस तरह से डी आर लिखेंगे? डी आर हमें पता है, हम आर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे और यहाँ इस वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स देन डी एक्स हो जाएगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई डी वाई एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल जेड डी जेड हो जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी एक्स आई हेड डी वाई जे हेड डी जेड के हेड। ठीक है, इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे यहाँ आप इसी तरह से लिख के इसी का अगेन इसके इटसेल्फ के साथ डॉट ले लेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म्स बनेगी वो आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स डी एक्स का स्क्वायर। तो उन्होंने इस वाली पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स डी एक्स को उन्होंने डी एक्स और आई हेड यूनिट वेक्टर साथ लगा दिए और फिर आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे आई का आई यूनिट वेक्टर का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आपके पास डी एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर डी जेड का स्क्वायर जो है वो आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। इसके बाद हमने जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास H1 H2 H3 होता है। तो आपके पास H1 H2 H3 गिवन है, तीनों 1 1 थे तो आपके पास J की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल वो है कंसीडर करें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को और यूनिट वेक्टर्स फाइंड करें E1 E2 E3 फाइंड करें, सिस्टम बताएं ऑर्थोगोनल है कि नहीं और स्केल फैक्टर्स फाइंड करें। तो आपके पास हमने कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड करना है। इट्स मीन कि हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम गिवन है, हमने सिंपल कंसीडर कर लिया आर जो है वो हमारे पास ये है। देन आर की वैल्यूज़ भी हमें गिवन है, x की इक्वल है u3 के। हम यहाँ पे x की रिप्लेसमेंट में u3 आई हेड लिख लेंगे, y की रिप्लेसमेंट में eu2 cos u1 एंड z की रिप्लेसमेंट में eu2 sin u1 और साथ में k हेड लिख लेंगे। ये लिखने के बाद हम पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 सारे फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें ये कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम सिंपल इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 जब लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे तो u3 टर्म है तो u3 वाला तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। अब ये मेरे पास ये u1 वाली टर्म है, एक यहाँ पे भी u1 वाली टर्म है तो eu2 तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन cos u1 का हम यहाँ पे डेरिवेटिव ले सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव तो मेरे पास eu2 एज इट इज़ एंड cos u1 इज sin u1 हो जाएगा प्लस eu2 एज इट इज़ sin u1 का डेरिवेटिव cos u1 हो जाएगा और साथ में k हेड। ये मेरे पास पार्शियल आर बाय पार्शियल u1 आ गया। इसी तरह से आप इसका पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पार्शियल आर बाय पार्शियल u2 फाइंड करेंगे eu2 cos u1। अब eu2 cos u1 ये sin u1 ये किस तरह से, अब आपके पास एक u2 ये वाली टर्म है, एक u2 ये वाली टर्म है, आपके पास cos u1 कांस्टेंट रहेगा। आप e की पावर u2 का सिंपल डेरिवेटिव ले लेंगे तो e की पावर में u2 है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पावर एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ आ जाता था e की पावर u2 cos u1 जे हेड एंड e की पावर u2 sin u1 हो जाएगा और ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ आ गई। देन आप पार्शियल आर बाय पार्शियल u3 फाइंड करेंगे और u3 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
ठीक हो गया, और u3 1 हो गया, तो आपके पास सिर्फ i यूनिट वेक्टर बाकी बचा। यहाँ पे मेरे पास एक मिस्टेक हुई बोलते हुए, तो जब आप e की पावर u2 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल एक दफ़ा एज इट इज़ आ जाता है, देन आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे, जब आप u2 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास u2 1 हो जाएगा, क्योंकि आप पार्शियल आर पे पार्शियल u2 फाइंड कर रहे हैं, तो u2 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी u2 एक दफ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, एंड द पावर का डेरिवेटिव आपके पास 1 e की पावर u2 sin u1 k हेड आ जाएगा। ये हमने सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं। अब हम सिंपल इसको हमने उन्होंने पूछा था बताएं कि सिस्टम ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, जहाँ पे आपके पास एक तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यहाँ फिर आपके पास ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन है कि जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट लें दो किसी वेक्टर्स का, दो यूनिट वेक्टर्स का, तो आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। तो हम इसका ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन चेक कर लेते हैं। E1 E2 फाइंड कर को यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट मूव करना है, ओके इधर मूव करना है। सबसे पहले हम इसका E1 E2 E3 फाइंड करेंगे। पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 हमारे पास आ चुका, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 का, तो आपके पास इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, EU2 साइन स्क्वायर U1 हो जाएगा, एंड E2 U2 ठीक हो गया। इसके बाद E2 U2 cos स्क्वायर U1 हो जाएगा। फिर हम इसका ये वाली चीज़ EU2 e की पावर U2 इधर भी है कॉमन ले सकते हैं, ये वाली चीज़ आपके पास 1 हो जाएगी, और आपके पास E2 U2 आ जाएगा, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास सिंपल पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 EU2। देन आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल U2 भी फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल आर बाय पार्शियल U3 का भी मैग्नीट्यूड फाइंड। अब आप इसको स्केल फैक्टर्स में इसकी वैल्यूज़ E1 E2 E3 के फार्मूलाज में इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे ई पार्शियल आर बाय पार्शियल U1 की, जो कि हमने डेरिवेटिव लेके सॉल्व किया, देन आपके पास जो मैग्नीट्यूड आया। सिमिलरली E2 की पार्शियल आर बाय पार्शियल U2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली जो हमारे पास यहाँ पे आई थी, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, डिवाइडेड बाय EU2 कर लेंगे, तो हमारे पास इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास EU2 इधर भी था, आप इधर से कॉमन ले सकते हैं, और ये वाला e की पावर U2 ऊपर ये कैंसिल हो जाएगा, आपके सिर्फ cos U1 प्लस sin U1 बचेगा। एंड E3 भी आप फाइंड कर सकते हैं, पार्शियल आर बाय पार्शियल U3, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। यहाँ पे आपके पास i आया, यहाँ पे आपके पास इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, तो आपके पास इसका आंसर i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा आप इसका ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन चेक करेंगे। अब आपके पास E1 E2 E3 आ गया, आप E1 का डॉट ले लें E2 के साथ, E2 का E3 के साथ, E3 का E1 के साथ। अगर तीनों 0 हो जाएंगे तो आपके पास सिस्टम ऑर्थोगोनल होगा। देन आप इसका स्केल फैक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इसका सिंपल मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपके पास स्केल फैक्टर भी आ जाएगा। ये थी हमारे पास 2 एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल में अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई, कोई चीज़ ना समझ आई, डॉट प्रोडक्ट बहुत इजी है, सिंपल जे यूनिट वेक्टर का जे के साथ, के का के के साथ। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जे यूनिट वेक्टर, यहाँ पे आई, तो जे और आई आपके पास तो 0 हो जाएगा, जे डॉट आई, एंड के डॉट आई भी आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी आई डॉट जे आई डॉट के 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने कहा है कि एलिप्टिकल सिस्टम सब्जेक्ट फॉर वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ एलिप्टिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। तो आपने सिंपल सिर्फ ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन बताना है। हम इसका E1 E2 E3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हमारे पास जो सिस्टम के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो U1 U2 U3 से हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है रो कॉस थीटा, रो और थीटा 2 वैल्यूज़ हैं। एंड आप सबसे पहले पार्शियल आर बाय पार्शियल रो फाइंड कर लेंगे, इस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो लेंगे। इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे रो 1 हो जाएगी, ए कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास रो 1 हो जाएगी, बी साइन थीटा आ जाएगा। तो आपके पास पार्शियल आर बाय पार्शियल रो का आंसर आ गया। देन आप इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। फिर आप पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा ले लें, तो आपके पास ए रो एज इट इज कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट में आपका साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली आपने E2 भी फाइंड आउट कर लिया, अब आप E3 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। E3 फाइंड करें, आप इसको 2 का डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब आपने क्योंकि बताना है कि आपके पास जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल है कि नहीं, आप 2 का डॉट प्रोडक्ट ले लें, आपके पास आंसर 0 नहीं आएगा। जब आंसर 0 नहीं आएगा तो वो ऑर्थोगोनल ही होगा। और एक कंडीशन उन्होंने स्टार्टिंग में दी थी कि A इज़ नॉट इक्वल टू B, मतलब कि आप A और इक्वल टू B की कंडीशन यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे A इक्वल टू B पुट कर दें तो ये आपके पास B माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर 0 हो जाएगा, तो ये ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएगा। लेकिन उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि A B के इक्वल नहीं है। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस, होप तो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। पॉइंट मिसिंग हो तो आप मुझे मेंशन कर दें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।